Hello everyone, welcome to economics. This lecture is for 3 questions of your practice set given for CUET PG exam. Okay, so economics shared its practice paper with you, and some of you asked to discuss 3 questions, question number 929 and question number 51 and its variants. That means these questions and their variants would be discussed in this class, how the questions can be asked on similar grounds for such questions. Okay, so our first question is, suppose the expected rate of inflation in India is 10% and that in US is 4%. That means inflation in US is 4%. Then choose the correct option. Option A is Indian currency appreciates by 6%. Indian currency depreciates by 6% is the second option. So option C is none of the currencies either appreciate or depreciate. Option D was anything may happen depending on the effects of Leontief paradox. So your answer was option 2, Indian currency depreciates by 6%. So if you look at the inflation rate in India, it was 10%. That means the value of the money in India, that means rupee, it has a decline of 10% in its value. Okay, and that of the US, it has the inflation, that means the decline in its value of how much? It was 4% of depreciation of its currency. That means the dollar depreciated by 4%. That means 4% of the depreciation happened for US because of inflation. ठीक है, तो 4% यूएस का इन्फ्लेशन के कारण वैल्यू इरोड हुई, लेकिन इंडिया के केस में इन्फ्लेशन 10% होने के कारण 10% से इंडियन करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई, यानी कि वैल्यू कम होना भी एक तरह से डेप्रिशिएशन के पार्ट हो गए. ठीक है, तो टोटल नेट इफेक्ट देखोगे दोनों करेंसी के बीच में, तो अगर इंडिया का करेंसी जो रुपीज है और यूएस का जो करेंसी है डॉलर, इन दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन की जाए तो आप देखोगे कि इंडिया की करेंसी 10% से डेप्रिशिएट की है, उसकी वैल्यू इरोड हुई है. किसके कारण से? इन्फ्लेशन के कारण से. इसी तरह यूएस की वैल्यू कितनी इरोड हुई है? 4%, यानी कि 4% का उसका वैल्यू डेप्रिशिएट किया है. तो अगर इन दोनों करेंसी को एक साथ रिलेटिव मेजरमेंट के लिए रखें तो आप देखोगे इंडियन करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड बाय 6% इन नेट एज कंपेयर टू यूएस. दैट मीन्स इन रिलेशन to the US currency, the Indian currency has depreciated by 6%. ओके, तो इसमें आप ध्यान रखना. इसी में क्वेश्चंस होता है कि इन्वेस्ट कैसे करेंगे. ठीक है, अगर मान लो आपको पूछा जाए कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसी इन्वेस्टर का कैसे अप्लाई होगा, सो एनी इन्वेस्टर वुड बी इनडिफरेंट बिटवीन द इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक करेंसी और डोमेस्टिक मार्केट एंड द इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी और फॉरेन मार्केट. ठीक है, एक अगर केस ले लिया जाए, अगर अडानी का एग्जांपल ले लिया जाए, सो अडानी हैज 2 ऑप्शंस, इधर टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट्स और इन फॉरेन मार्केट. तो फॉरेन मार्केट में जो भी उनको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा और इंडिया में जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, रियल वर्ल्ड में यानी कि रियल वैल्यूएशन में दोनों वैल्यू सेम मिले तब जाकर के वो इंडिफरेंट होंगे. या रियल रेट ऑफ रिटर्न अगर इंडिया में ज़्यादा मिलता हो तो अडानी फर्म क्या करती? इंडिया में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेती. लेकिन वहीं फॉरेन में अगर रियल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिलता तो फॉरेन में इन्वेस्ट करती. अब यहाँ पे फॉरेन में इन्वेस्ट करोगे तो वहां की करेंसी का या तो एप्रिसिएशन होगा या डेप्रिसिएशन होगा इसी टाइम ड्यूरेशन में. किसकी बेसिस पे? इंडियन करेंसी के टर्म्स में, इंडियन करेंसी के रिस्पेक्ट में. अगर वहां की करेंसी मान लो एप्रिसिएट कर जाती, यानी कि मान लो डॉलर का वैल्यू बढ़ गया और अडानी ने यूएस में इन्वेस्ट किया, तो वहां पे उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वहां के इन्वेस्टमेंट में एप्रिसिएशन होने से वहां के करेंसी का
वैल्यू एप्रिसिएट कर गया। तो जब अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर इंडिया में आएंगे तो उनके पास एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब डॉलर की करेंसी को इंडियन करेंसी में वो कन्वर्ट करेंगे तो उनको एक्सचेंज रेट का भी फायदा होगा। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, मतलब कि इंडियन करेंसी रिलेटिवली डेप्रिशिएट कर गई है। ठीक है, तो इस कारण में अगर आप देखोगे तो क्या होगा कि जो भी वहां पे डेप्रिशिएशन इंडियन रुपी का हुआ है, यानी कि यूएस डॉलर का एप्रिसिएशन हुआ है, उतना एक्सेस रेट ऑफ रिटर्न इंडिया में मिलना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो ये किस टर्म्स में बात होती है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के टर्म्स में। तो उसी तरह दूसरा केस ले लिया जाए इन्फ्लेशन का। तो इन्फ्लेशन, अगर वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो वहां पे यानी यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ गया तो, और इंडिया में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा, तो वहां पे मतलब यूएस में किसी भी कमोडिटी या किसी भी जो वैल्यू ऑफ आइटम था उसकी वैल्यू रिलेटिवली कम होगी। ठीक है, नॉमिनल टर्म्स में। तो अगर मान लो आपके पास 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था और उससे आपने रिटर्न कमाए थे 100 रुपीज़, उस 100 रुपीज़ का वैल्यू अब अगर रियल गुड के टर्म्स में देखेंगे तो आपका वैल्यू क्या होगा, इरोड हो जाएगा, वैल्यू क्या होगा, कम होगा। दैट मीन्स यूएस में आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा है, वैल्यू कम हुई है, और इंडिया में इन्फ्लेशन 0 है, तो इंडिया में आपकी वैल्यू चेंज नहीं हुई मनी की। तो यूएस में क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा मनी देना होगा इन्वेस्टर को ताकि वो यूएस में इन्वेस्ट कर पाए, यानी अडानी नीड्स टू बी गिवन सम एक्स्ट्रा रेट ऑफ रिटर्न टू इन्वेस्ट इन यूएस। ठीक है, इस लॉजिक को आप याद रखना, आपके एग्जाम में यही वेरिएंट्स हो सकते हैं, या तो इन्फ्लेशन के ऊपर या तो डेप्रिसिएशन के ऊपर, या थर्ड केस हो सकता है इन दोनों से रिलेटेड आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर, वेयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टर विल बी। ओके, ठीक है। इसके बाद आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29। ओके, सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29 इज suppose Ravi is a teacher and he incurred rupees 200 in 2024 to buy the required number of pens when the price was rupees 10। ठीक है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर इज 200। ठीक है, कब का, 2024 में। ओके, और इसी 2024 में आपका प्राइस कितना था, प्राइस इज रुपीज 10। In 2025, the price increases to rupees 12 and his total expenditure on pens is reduced to rupees 180. ठीक है, so in 2025, it happens that the price rises to rupees 12 and total expenditure equals how much? It becomes 180. ठीक है, तो आप देखोगे total expenditure has fallen and price has risen। लेकिन अगर आप इलास्टिसिटी निकालोगे सो यू विल फाइंड कि प्राइस का जो राइज हुआ है, प्राइस राइज इज बाय 20%। ठीक है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर का देखोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। सो अप्लाइंग दिस यू विल गेट कि Q1 कितना होगा, यानी कि Q 2024 में कितना होगा, दैट वुड बी 20 एंड Q 2025 यानी कि Q2 कितना होगा, यू विल हैव 15। ठीक है, तो यहां पे जो फॉल हुआ है 25% का हुआ है, कितना हुआ है, 25% का, और यहां पे फॉल कितना हुआ, 20% का। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दिस वॉज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहां पे आपका कम है, ये रेशियो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज हाइयर एंड प्राइस चेंज इज लोअर। ठीक है, तो इस वाले केस में दैट मीन्स आपका क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, प्राइस आपका कम हुआ है, सो दिस इज द केस ऑफ इलास्टिक
डिमांड। क्या है? इलास्टिक डिमांड का केस है। ठीक है, यानी कि आपका प्राइस 20% से राइज हुआ है, सो योर क्वांटिटी फेल डाउन बाय हाउ मच? 25%. दैट मीन्स लार्जर अमाउंट, so your elasticity would be greater than 1, so option 1 would be correct answer. Okay, getting my point? So यहां पे आपने देखा price has risen and total expenditure has fallen. अगर इस तरह का केस आएगा then you will have elastic demand. ठीक है, लेकिन अगर ये केस हो price has risen but total expenditure has also risen, तो इस समय क्या होगा केस? इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, आप इसी तरह की एग्जांपल लेकर ट्राई करना, सो यू विल गेट दैट आंसर। अगर आपका प्राइस इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है, कांस्टेंट होता है, इन दिस केस इट इज द केस ऑफ क्या? यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब मान लो आपका प्राइस फॉल दिया हुआ है एग्जाम में, सो प्राइस फॉल दिया रहेगा, सो सिमिलरली इफ देयर इज प्राइस फॉल एंड टोटल एक्सपेंडिचर हैज फॉलन, दैट मीन्स द साइन इज सेम। तो साइन सेम रहेगा, दैट इज द केस ऑफ इन इलास्टिक डिमांड। क्या होगा? इन इलास्टिक डिमांड। लेकिन जब साइन चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स प्राइस फॉल लीड्स टू rise in total expenditure, in that case it would be elastic demand. ठीक है, लेकिन प्राइस डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, इन दैट केस इट वुड बी यूनिट इलास्टिक। इफ प्राइस फॉल लीड्स टू कांस्टेंट टोटल एक्सपेंडिचर, देन यू विल हैव यूनिट इलास्टिक। तो याद रखना आप, जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में चेंज होगा, दैट वुड बी द केस ऑफ इन इलास्टिक डिमांड। अगर आपका प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट वुड बी द केस ऑफ इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसको आप याद रखना। अगर आपको वैल्यू नहीं भी दिया गया है तो भी आप एग्जाम में इससे क्या कर सकते हो? रिड्यूस कर सकते हो आंसर पे। ठीक है, और आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चंस में, अगर आपको लॉजिक पता है तो। ठीक है, सो कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन दैट वी हैड टू डिस्कस। थर्ड क्वेश्चन इज ऑफ अनसर्टेनिटी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51, अ क्रिकेट एंथुजियास्ट ऑलवेज प्रीफर्स गैम्बलिंग ऑन हिज टीम आरसीबी। आरसीबी फैन की कहानी है। विथ अ पे ऑफ ₹300 इफ आरसीबी विंस। अगर आरसीबी जीत जाती है, सो ही गेट्स 300 एंड 0 इफ आरसीबी लूजेस। सो मान लो उसने गैम्बलिंग किया, और गैम्बलिंग में अगर उसकी टीम जिस पे बेट लगाया है, यानी आरसीबी पे उसने बेट लगाया हुआ है, इफ आरसीबी विंस देन ही गेट्स ₹300 एंड इफ आरसीबी लूजेस देन ही गेट्स नथिंग। ओके, सपोज द प्राइस ऑफ द गैम्बल इज 100, मतलब आप ड्रीम 11 पे टीम बनाएंगे तो आपको ₹100 देने होंगे, और आपने टीम किसका बनाया? आरसीबी का टीम बनाया। मान लो कि एक ऐसा सिनारियो है कि आप एक टीम चूज कर रहे हो और वहां पे इस तरह का आपको आउटकम मिल रहा है। ठीक है, एंड द विन परसेंटेज ऑफ आरसीबी इज 1/3। ठीक है, आरसीबी की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। देन द बिहेवियर ऑफ दिस आरसीबी फैन इज क्या? रिस्क लविंग, रिस्क एवर्स, रिस्क न्यूट्रल, डिपेंड्स ऑन वेदर विराट कोहली कैप्टन आरसीबी। ये बस इमोशनल आंसर है, तो जो लोग इमोशनल होंगे वही ऑप्शन 4 मारेंगे, लेकिन जो इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं दे विल ऑलवेज टिक ऑप्शन 1, रिस्क लविंग बिहेवियर। अब इसको देखते हैं कैसे हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज द फैन हैज टोटल ऑफ ₹100। ठीक है, अगर वो गैम्बल नहीं करता देन ही विल गेट ₹100 फॉर श्योर। ठीक है, तो इन वन केस, case 1 he gets ₹100 for sure, that means ₹100 he gets with certainty. Okay, and if he gambles then he either gets 300 with probability 1/3, or he gets 0
with probability how much? 2/3. Okay, so with probability 1/3 he gets 300, with probability 2/3 he gets 0. So on average what he gets? So the expected value of the game, that is expected payoff, is 1/3 of 300 plus 0 times 2/3. So that would be 100. तो यहां भी 100 मिला, यहां भी 100 मिला. ठीक है, अब सिनारियो को समझो. अगर क्या होता, क्वेश्चन में दिया होता द पर्सन और द कंज्यूमर, और जो भी इंसान की बात की गई है, इफ द कंज्यूमर और द पर्सन इज इनडिफरेंट बिटवीन दीज टू सिनारियोज, ये केस 2 है. तो इन दीज टू सिनारियोज, अगर मान लो कोई भी कंज्यूमर इनडिफरेंट है, दैट इज द केस ऑफ न्यूट्रल बिहेवियर. ठीक है, तो क्या होगा? रिस्क न्यूट्रल होगा. कब? व्हेन द पर्सन इज indifferent between choosing two different scenarios with the same payoff. अगर मान लो दो केस में आपके पास सेम पे ऑफ मिलता है और आप दोनों में इंडिफरेंट हैं, दैट इज द केस ऑफ रिस्क न्यूट्रल बिहेवियर. ठीक है, यहां पे क्या होगा? इंडिफरेंट होगा कंज्यूमर. ठीक है, दूसरा केस है आपका रिस्क एवर्स का. रिस्क एवर्स कब होगा? जब वो सेम पे ऑफ मिल रहा हो दो सिनारियों में. उस केस में अगर पर्सन या इंडिविजुअल हमेशा सर्टेन अमाउंट मिल रहा है, जो भी दोनों केस में, उस सर्टेन अमाउंट को वो सर्टेनिटी के साथ चाहता है. दैट मीन्स ही वांट्स दैट 100 रुपीज एज एश्योर्ड मनी. ठीक है, एश्योर्ड मनी कब मिलेगा? आप गैम्बल खेलो ही नहीं. ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन होता, दैट मीन्स अगर 100 को प्रीफर इस वाले 300 वाले गैम्बल और 0 के पे ऑफ वाले गैम्बल को ना चूज करके अगर इस 100 को चूज करे, यानी कि वो गैम्बल में पार्टिसिपेट ही ना करे, तो वैसे केस में ये इंडिविजुअल क्या होगा? रिस्क एवर्स. यानी रिस्क एवर्स में क्या होगा? हमेशा इंडिविजुअल क्या चूज करेगा? रिस्क फ्री चूज करेगा. कब? जब दोनों के पास एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम होगी. यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? जब आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम है. ठीक है, थर्ड केस इज अबाउट रिस्क लविंग नेचर. रिस्क जो लविंग होगा या रिस्क लवर जो होगा, उस केस में जो भी रिस्क फ्री होगा इसको चूज नहीं करेगा. चूज किसको करेगा? जो रिस्की एसेट होगा, यानी गैम्बल को चूज करेगा. क्योंकि भाई अगर किस्मत साथ दे दी तो आई विल गेट 300. दिस इज द एटीट्यूड ऑफ रिस्क लविंग बिहेवियर. ठीक है, तो अगर कोई एजेंट रिस्क लविंग नेचर का है, सो ही विल ऑलवेज प्रीफर रिस्की सिनारियोज. ठीक है, व्हेन द एक्सपेक्टेड पे ऑफ इज सेम. लेकिन एक केस मान लो व्हेन expected payoffs are not same. Expected payoffs are not same. तो इसमें दो केस बनेंगे. जब एक्सपेक्टेड पे ऑफ सर्टेनिटी के साथ आपको ज्यादा मिले, यानी कि इसमें आपको 100 मिल रहा है, अगर यहां पे एक केस होता 300 के जगह पे 270 होता, सो यू वुड बी गेटिंग हियर ऑन एवरेज 90 रुपीज. ठीक है, तो 90 आपका लेस है गैम्बल करने के बाद. ऑल्दो आप अगर जीत जाते हैं गैम्बल, सो यू विल गेट 270. ठीक है, तो ऑन एवरेज अगर लॉन्ग टर्म में बात किया जाए, सो यू आर बेटर ऑफ चूजिंग नॉट टू पार्टिसिपेट इन द गैम्बल इफ यू आर गेटिंग 270 रुपीज इन प्लेस ऑफ रुपीज 300. ठीक है, बाकी सिनारियो सेम रहता है. तो वैसे केस में क्या होगा? कोई भी कंज्यूमर क्या करेगा? जो सर्टेनिटी के साथ जो अमाउंट मिल रहा है उसको
प्रीफर करेगा क्योंकि दोनों में एवरेज सेम है। लेकिन अगर मान लो यहां पे 300 की जगह यू आर गेटिंग 330 रुपीज, सो इफ यू आर गेटिंग 330 रुपीज ऑन एवरेज यू आर गेटिंग 110 रुपीज, ठीक है। और अगर आप गैम्बल में पार्टिसिपेट नहीं करते हो देन यू आर गेटिंग 100 रुपीज, ठीक है। सो ऑन एवरेज यू आर बेटर ऑफ गैम्बलिंग, ठीक है। तो वैसे केस में अगर आपको दोनों के लिए न्यूट्रल किया जाए कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, एक ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट मान लिया जाए आपका 300 की जगह 330, यानी कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ आपका 110 मिले। सो इन वन केस यू आर गेटिंग 100 रुपीज विथ सर्टेनिटी, इन द रिस्की सिनारियोज यू आर गेटिंग 110 रुपीज ऑन एवरेज। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ 10 रुपीज, दैट वुड बी योर रिस्क प्रीमियम, ठीक है। ये 10 रुपीज क्या हुआ, आपका रिस्क प्रीमियम हुआ। तो आपका इस टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है फाइंड द रिस्क प्रीमियम इन दिस गिवन सिनारियो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यही एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालकर आप दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे, दैट वुड बी योर रिस्क प्रीमियम। अब यहां पे कंज्यूमर या इंडिविजुअल या आरसीबी फैन की जगह एक इन्वेस्टर की कहानी भी हो सकती है, ठीक है। जब इन्वेस्टर की कहानी पूछी जाए, सो द कंडीशनलिटीज वुड चेंज दैट एन इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इन 2 different cases where he gets certain rate of return with certainty, ठीक है। या दूसरा सिनारियो है रिस्की का, और रिस्की इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन काफी हाई है, सो हाइयर प्रॉफिट बट विथ लेसर प्रोबेबिलिटी, एंड टू लो और नो प्रॉफिट और मे बी क्या हो, लॉस का सिनारियो भी दिया हुआ हो और उसकी भी कुछ प्रोबेबिलिटी असाइंड हो, ठीक है। तो इन दो सिनारियोज में, यानी कि आपका रिस्की नेचर का और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का, इन दोनों के बीच का बिहेवियर चेक करने के लिए आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमेशा लॉजिक याद रखना है आपको, यू हैव टू कंपेयर फर्स्ट द एक्सपेक्टेड वैल्यूज इन दीज 2 सिनारियोज एंड देन चेक व्हाट द प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल इज, अगर उसके बिहेवियर के बारे में बात हुई है। लेकिन अगर दोनों के एक्सपेक्टेड वैल्यू अलग अलग है, सो यू विल गो फॉर फाइंडिंग रिस्क प्रीमियम। आपके क्वेश्चन में पूछा ही रहेगा कि रिस्क प्रीमियम फाइंड कीजिए, सो वॉट एवर द डिफरेंस यू विल गेट दैट वुड बी द रिस्क प्रीमियम ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करें। जो लोग ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप में नहीं इन्वॉल्व हैं, सो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक चेक कर सकते हैं, एंड दे कैन ज्वाइन एंड गेट द प्रैक्टिस पेपर एंड प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द CET एग्जाम दैट इज टू बी हेल्ड ऑन 28th ऑफ मार्च, ठीक है। तब तक के लिए आप ध्यान रखें, आप रिवाइज करते रहो, अच्छे से करते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।